नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। वक्फ कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा पूरे कानून को स्टे करने का आधार नहीं। कलेक्टर वक्फ भूमि का नहीं कर सकते निपटारा, 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर रोक। राज्यव्यापी दिव्यांगजन सर्वेक्षण कराने की तैयारी में सरकार, एक क्लिक पर होगा उपलब्ध डाटा। 20,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स को लगाया गया काम में। जॉर्ज एवरेस्ट जमीन मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बाबा रामदेव का पुतला फूका, करोड़ों के घोटाले का आरोप, कार्रवाई की मांग। केदारनाथ धाम के लिए आज से हेली सेवा शुरू। डीजीसीए टीम ने गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा हेलीपैड का किया निरीक्षण। मौसम खराब होने पर नहीं मिलेगी उड़ान की अनुमति। ऊर्जा विभाग के पूर्व अधिकारी पर किया जानलेवा हमला, सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप, न्यायालय की शरण लेने की तैयारी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सरकार प्रदेश भर के दिव्यांगजनों के लिए केंद्रीकृत डिजिटल डाटाबेस तैयार करने जा रही है और इसके तहत पूरे राज्य में दिव्यांगजन सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जो 15 से 23 सितंबर तक चलेगा। सरकार की इस योजना में सर्वेक्षण के माध्यम से सभी दिव्यांग नागरिकों का डेटा एकत्रित कर उसे एक क्लिक पर ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जा सकेगा, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का शीघ्र और पारदर्शी लाभ मिल सके। इस कार्य के लिए करीब 20,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया गया, जो घर घर जाकर दिव्यांगजनों की जानकारी इकट्ठा करेंगी। यह सर्वे राज्य के सभी जिले, ब्लॉकों में समान रूप से किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण कराने की तैयारी कर रही है सरकार, किस तरह से सर्वेक्षण कराया जाएगा, कब से कब तक रहेगा, क्या कुछ अपडेट, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल श्वेता, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार धामी के नेतृत्व में एक बड़ा कार्यक्रम करना चाहती है, जिसमें उत्तराखंड के चाहे पर्वतीय सीमांत जनपदों पर अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति की बात कर लें, या फिर अलग अलग समुदाय, अलग अलग वर्ग विशेष में जो अपने आप को पिछड़ा मानते हैं, जिनका संपूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है, या फिर जो समाज में जिन शारीरिक अक्षमता के कारण वो हाशिए पर चले जाते हैं, उन सब का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। और उस डाटाबेस को तैयार करने के पीछे सरकार का मकसद है कि ब्यूरोक्रेसी के पास जब वो आंकड़ा होगा कि प्रदेश में कितने दिव्यांगजन वर्तमान में हैं, उन दिव्यांगजनों को समाज कल्याण विभाग के जरिए कौन कौन सी लाभार्थी के कारण योजनाएं दी जा सकती हैं, जिसमें चाहे उनको ब्रेल लिपि के माध्यम से इंसेंटिव देने की बात हो, या पढ़ाने की बात हो, या फिर उनको उनके स्कूली दक्षता में आगे बढ़ाने की बात हो, या उनके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कराने की बात हो, या उनके लिए छात्रावास बनाने की सहूलियत हो, इन तमाम बातों को बिंदुवार सिलसिले से पूरा किया जाएगा। और शासन ने बकायदा ये समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया है कि प्रदेश में जितने भी दिव्यांगजन हैं उनका सर्वे किया जाए, और उसके लिए 20,000 आंगनवाड़ी वर्करों को लगाया गया है। 15 सितंबर से, यानी आज से लेकर के 23 सितंबर तक की समय सीमा मुकर्रर की गई है। इन 8 दिनों में ये तय करना पड़ेगा कि कितने होंगे, और इसकी जो सर्वे होगी वो ग्राम पंचायत स्तर पर भी होगी, ब्लॉक स्तर पर भी होगी, विकास खंड स्तर पर भी होगी, और नगर पालिका क्षेत्र, नगर पंचायत क्षेत्र और नगर निगम क्षेत्र में भी होगी, ताकि प्रदेश में ये जानकारी डाटाबेस के माध्यम से पता चल सके कि उत्तराखंड में वर्तमान में कितने दिव्यांगजन हैं,
और उनकी दिव्यांगता का कारण क्या है, क्या उनका प्रमाण पत्र बना है, सरकारी सेवाओं में उनको किस प्रकार से लाभ दिया जा सकता है, सरकार की जो दिव्यांगों के विकासोत्मक कार्य करने के लिए जो अलग से मद तैयार किया गया है, क्या वो मद का इंतजामात उनके विकास के कार्यों पर हो रहा है, इसको लेकर के पूरा डाटाबेस तैयार करने की प्लानिंग है। और उसी कड़ी में 20,000 जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो इसका सर्वे कर रहे हैं और 8 दिवसीय ये सर्वे होगा। अगर उस समय में इसको पूरा नहीं किया जाएगा तो समाज कल्याण विभाग की ओर से निर्देशित किया गया है कि इसमें और भी दिन बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा डेटाबेस करना चाहती है सरकार ताकि बेहतर तरीके से प्लानिंग और उनके लिए पॉलिसी बना करके एग्जीक्यूट की जा सके। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 3 माह के अंतराल के बाद आज से केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। डीजीसीए विमानन की टीम ने हाल ही में गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा हेलीपैड का निरीक्षण किया, जिसके बाद संचालन को हरी झंडी दी गई। 6 निजी कंपनियों के 7 हेलीकॉप्टर और यात्रियों को केदारनाथ धाम तक पहुंचाने के लिए तैयारी है। यूकाड़ा द्वारा ट्रायल उड़ानों को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया और सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि मौसम खराब होने की स्थिति में उड़ान संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी, ताकि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो। केदारनाथ यात्रा में हेली सेवा के फिर से शुरू होने से बुजुर्ग यात्री, महिला, अस्वस्थ व्यक्तियों को विशेष लाभ मिलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। देखिए, डीजीसीए जो है उसने निरीक्षण के बाद इसको हरी तो उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों के लिए ये राहत की खबर है। केदार धाम के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। डीजीसीए टीम ने हेलीपैड का निरीक्षण किया है, जिसके बाद संचालन को हरी झंडी दी गई। 6 निजी कंपनियों के 7 हेलीकॉप्टर अब यात्रियों को केदारनाथ धाम तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। वहीं जॉर्ज एवरेस्ट जमीन मामले में महानगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड सरकार और बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका है। आरोप लगाया कि मामले में सरकार द्वारा करोड़ों का घोटाला हुआ। इसकी जांच होने के साथ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रुड़की चंद्रशेखर चौक पर प्रदर्शन के दौरान महानगर कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट चौधरी राजेंद्र सिंह ने कहा कि मसूरी में सरकारी जमीन का टुकड़ा बाबा रामदेव को कौड़ियों के दाम दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस को जानकारी मिली है कि इस मामले में करोड़ों रुपए की घोटालेबाजी हुई है। उन्होंने कहा कि मामले में उचित जांच होनी चाहिए। कहा कि भाजपा को एहसास हो गया है कि 2027 में वह सत्ता से बाहर होने वाले हैं, इसलिए प्रदेश के खनन, खनिज और प्राकृतिक धरोहर को बचाने और किराए पर देने का काम कर रहे हैं। हमने आज ये पुतला दहन इस भ्रष्टाचार को खोलने के लिए, इस पर जांच गठित करने के लिए ये किया है। और ये सरकार ये समझ चुकी है कि हम 2027 में नहीं आ रहे। 2027 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसलिए जो है ये राज्य सरकार की भूमि को, खनन को, खनिज को और जो हमारी प्राकृतिक जो है धरोहर हैं उन्हें बेचने का, किराए पे देने का काम कर रहे हैं। अगर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो 2027 में हमारी सरकार आ रही है, हम इस पर एसआईटी गठित करेंगे। लोहाघाट से खबर है, जहां बेरोजगार युवाओं का आक्रोश देखने को मिला है। युवाओं ने मोहित सचिन के नेतृत्व में प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर रामलीला मैदान लोहाघाट में धामी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए उग्र प्रदर्शन किया। युवाओं ने कहा कि धामी सरकार में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगार युवा सड़कों पर घूम रहे हैं, सरकार के द्वारा युवाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा भर्ती में सरकार के द्वारा आयु सीमा 28 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष
कर दी गई है। आरक्षण को कई गुना बढ़ा दिया गया है। युवाओं ने कहा इसका जवाब वह 2027 विधानसभा चुनाव में देंगे। कहा धामी सरकार में युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, पर सरकार के द्वारा उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। बेरोजगार संघ अध्यक्ष के निर्देश पर युवा देहरादून में मुख्यमंत्री आवास घेराव, सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वहीं लोहाघाट संघर्ष समिति के संरक्षक प्रहलाद सिंह मेहता ने युवाओं की मांगों को जायज बताते हुए सरकार से युवाओं को रोजगार देने की मांग की है। जायज मांग है, 100% जायज मांग है। अभी तो उन्होंने अंगड़ाई ले रखी है। किसी भी देश में कोई भी क्रांति आती है, हमेशा युवा उसको परिवर्तन करता है। अगर एक नहीं, इतिहास में सैकड़ों उदाहरण हैं। युवा ही परिवर्तन का एक प्रतीक माना जाता है। अगर युवा का ध्यान नहीं रखेगी सरकार, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड सरकार का हर महीने का एक जो आरक्षण है, जो एक रसगुल्ले की तरह बांटे जा रहे हैं, ये बांटे जा रहे हैं। तो इसमें ये जनरल जो ओबीसी जो SC ST है, जिसमें से ये हाल ही के 6 महीनों में जो ये 25% आरक्षण इन्होंने दिया है, इनमें हम सब भाई लोगों को नुकसान हुआ है। जो आज युवा बॉर्डर लाइन पे पहुंच रहा है, जो मेरी 60 नंबर जानी चाहिए थी, वो आज 70 नंबर पे जा रही है। जो ये आरक्षण है, इसकी भी एक नियमावली होनी चाहिए। जनरल के मतलब अब आरक्षण उत्तराखंड में 107 से 111 पहुंच गया है। अभी और बढ़ने की आशंका है आरक्षण में। और सरकार बोल रही है कि पहाड़ का पानी, पहाड़ का जवानी पहाड़ में ही रहेगी। कहाँ से रहेगी? रोजगार है ही नहीं, कुछ साधन ही नहीं है। यहाँ अगर कोई प्लांट स्टैब्लिश होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो आदमी यहीं रुकेगा, उसका पैसा बचेगा, उसकी पूंजी बढ़ेगी, यहाँ का भी GDP बढ़ेगा, यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी इस एरिया की। वरना ये लोकल का आदमी कहाँ जाएगा? अभी इनने नियमावली जो है तो चेंज करके हम उस टाइम से लगे हुए कि एज बढ़ाओ करके। अगर जो 25 इनने अभी कर रखी है, उस टाइम कर रखी है, तो कम से कम आधे बेरोजगार तो वहाँ पे जाते। सरकार मतलब कितना गेम करे। फॉरेस्ट गार्ड का उन्होंने एग्जाम 3 अगस्त को दे रखा था, अब उसमें भी नियमावली, जो बेचारा उसमें जाता अब उसकी वो भी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रामनगर से खबर है, जहां ऊर्जा मंत्रालय THDC के पूर्व उप प्रबंधक कृष्णकांत आनंद, जो बसई क्षेत्र में एक सैनिक के घर में बतौर किराएदार रह रहे हैं, आनंद ने 7 सितंबर को पुलिस को शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि वे अपने घर में मौजूद थे। तभी उन्होंने अपने कैमरे में देखा कि कोई अज्ञात व्यक्ति बजरंगी पट्टा गले में डाल संदिग्ध स्थिति में है। उन्होंने घर के बाहर निकलकर उक्त व्यक्ति का परिचय पूछा तो उक्त व्यक्ति बजरंगी पट्टा दिखाकर धमकाने लगा। इस दौरान प्लांट में काम कर रही ठेकेदार ने उस व्यक्ति को अपना आदमी बताते हुए डंडा मारकर जानलेवा हमला किया। पूर्व अधिकारी के साथ हुई मारपीट की घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित अधिकारी ने अपने साथ हुई घटना के संबंध में पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई करने की मांग की। घटना की शिकायत दिए जाने के 1 सप्ताह बाद भी मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जल्द न्याय नहीं मिलने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण लेने की भी बात कही। मुझे मारता हुआ उस चौराहे पे मुझे नीचे गिरा लिया और कुछ लोग जो आगे को बढ़े तो उनको कहा कि हम मार देंगे और उनको रोक दिया और मारता रहा। और किसी तरह मैं जान बचा के यहाँ पे आया। तब मैं फिर अपनी गाड़ी उठाई, मैं थाने गया। थाने पुलिस ने को मैंने, मेरे कैमरे लगे हुए हैं, उन्होंने इसकी फुटेज ली हुई है, वो फुटेज दिखाई, लेकिन उन लोगों ने मेरी कोई सहायता नहीं की, बल्कि उल्टा ये कहा कि आप शिकायत दे जाओ और अपने आप मेडिकल कराओ। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक सनसनीखेज घटना का वीडियो सामने आया है। यह घटना कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ क्षेत्र की केंद्रीय कॉलोनी के पास घने जंगल में शुक्रवार की सुबह घटित हुई है। वीडियो में एक विशाल अजगर को एक हिरन को निगलते हुए देखा जा सकता है। घटना को देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए और तुरंत वन विभाग को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। वन कर्मियों ने सावधानी पूर्वक अजगर की निगरानी की। वन विभाग की टीम ने लगभग 1 घंटे तक स्थिति का आकलन किया। उन्होंने यह रणनीति अपनाई ताकि अजगर अचानक से निगले गए हिरन को लचकर बाहर ना निकाल दे। ऐसे में अजगर के लिए जोखिम हो सकता है, इसलिए वनकर्मी धैर्यपूर्वक इंतजार करते रहे। करीब 1 घंटे बाद वन विभाग की टीम ने सुरक्षित तरीके से अजगर को बिना किसी चोट के सुरक्षित जंगल में छोड़ा। वन विभाग की इस तत्परता और पेशेवर रवैया की स्थानीय लोगों ने खुले दिल से प्रशंसा की।
राजीव नवोदय विद्यालय लोहाघाट में हिंदी दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य राम कुमार मिश्र ने की। कार्यक्रम में लोहाघाट क्षेत्र की पैरा लीगल वॉलंटियर्स ने छात्र छात्राओं को हिंदी दिवस के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिंदी न केवल हमारी मातृभाषा है बल्कि देश की पहचान और एकता का प्रतीक भी है। साथ ही छात्रों को कानूनी जागरूकता, महिला सुरक्षा, पोक्सो एक्ट, साइबर क्राइम, बाल अधिकार, शिक्षा का अधिकार और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर से एक जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने कानून के प्रति जागरूकता, हिंदी भाषा के सम्मान को लेकर नारे लगाए। हमारे विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को साइबर अपराध से जागरूक कराने के साथ साथ पास्को एक्ट में क्या क्या चीज़ प्रावधान है, किस प्रकार से छात्र छात्राओं को जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान की जाती है, इस विभिन्न प्रकार की जानकारी देते हुए उनको अवगत कराया गया और उनको जागरूक किया गया। इसी के अलावा जो है बड़े ही धूमधाम से हिंदी दिवस मनाया गया। वहीं राजधानी देहरादून के सर्वे चौक के ऑडिटोरियम में हिंदी दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हिंदी भाषा साहित्य मंत्री सुबोध उनियाल के साथ ही उत्तराखंड के कई नामचीन साहित्यकार और कवि मौजूद रहे। इस मौके पर हिंदी साहित्य के साहित्यकार, कवियों को सम्मानित किया गया। हिंदी भाषा साहित्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड में हिंदी साहित्य के विकास के लिए काम करने वाले साहित्यकारों को प्रशस्ति पत्र और 5 लाख की धनराशि भी प्रदान कर रही है। उनका कहना है कि भाषा साहित्य, हिंदी साहित्य के विकास के लिए प्रदेश सरकार हर संभव कदम उठा रही है। हर वर्ष 3 व्यक्तियों को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए भाषा संस्थान 5-5 लाख रुपए की राशि से उनको आने वाले समय में भी उन लोगों को सम्मानित करने का काम करेगा, ताकि जो साहित्य के प्रति जो लोग आज संघर्ष कर रहे हैं, जो जनता की आवाज बनकर सरकार को चेताने के साथ साथ सब सामयिक विषय पर जनता को भी तैयार करने के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी जो जीवित रखे हुए हैं, ऐसे लोगों को सम्मानित भी किया जा सके और आने वाली पीढ़ी इन साहित्यकारों के संघर्ष से, इनके जीवन से प्रेरणा ले सके। वहीं हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में हुई साधु संतों की मीटिंग में फिलहाल कुंभ को लेकर चर्चा टाल दी गई। हालांकि मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए साधु संतों ने उत्तराखंड में आपदा को लेकर चिंता व्यक्त की। साधु संतों ने आपदा से राहत बचाव कार्य, प्रभावितों की मदद के लिए सरकार का सहयोग करने की बात कही। निरंजनी अखाड़े में आयोजित मीटिंग में कई अखाड़ों के तमाम साधु संत इकट्ठे हुए। संतों ने कहा कि तमाम धार्मिक संस्थाओं से धन और अन्य संसाधन जुटाकर जल्द सरकार को भेजे जाएंगे, ताकि आपदा प्रभावित लोगों के लिए बेहतर राहत बचाव किए जा सकें। वहीं अर्धकुंभ मेले 2027 की तैयारी को लेकर भी जल्द अखाड़ा परिषद की बैठक बुलाने की बात साधु संतों की ओर से कही गई है। देखिए, हम लोग भंडारे करते, भंडारा खा के सब जो है हाथ पहुँच करके चल देते। कोई भी आए दक्षिणा 500 चाहिए, 200 चाहिए, 1000 रुपया चाहिए, और हम चाहते हैं 500-1000 रुपया लाखों में जाता है, करोड़ों में जाता है। क्यों नहीं ऐसा किया जाए, हमें आपदा में पैसा दे। इसीलिए हमारा प्रयास है, हमें उत्तराखंड के लिए सोचना चाहिए। हम उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तराखंड के वासी है, हम नहीं सोचेगा फिर कौन सोचेगा। इसीलिए हमने अगली जो बैठक होगी उसमें जितने भी हमारे अखाड़े हैं, जितने संत महात्मा है, जो भी जिसकी जो श्रद्धा है, जो आस्था है, श्रद्धा आस्था से भी काम नहीं चलेगा, बट जिसके पास जितना है उसको देना पड़ेगा, डोनेशन उसको जमा करना पड़ेगा। ख्वाही सीएम फंड में दे, पीएम फंड में दे, किसी फंड में दे। हमारा प्रयास है कि जो उत्तराखंड की जनता है वहां के लिए कुछ कार्य किया जाए। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।